सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अनार खेती के इस YouTube चैनल में मैं सुशांत सुर्वे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों 2 साल पहले हमने ये YouTube चैनल चालू किया था। इस चैनल के माध्यम से जो अनार उत्पादक किसान है, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, कर्नाटक से हो, आंध्र से हो, MP से हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, तो यहाँ पे जो है वो अनार खेती अभी किसान जो है वो कर रहे हैं। तो इन किसानों को अनार खेती में क्या प्रैक्टिसेस, क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हम बोलेंगे कि वो फॉलो करनी चाहिए, इसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए, साथ ही साथ में अनार खेती में जो समस्याएं आती है जिसमें बैक्टीरियल ब्लाइट हो, विल्ट का इशू हो, पिनहोल बोरर का इशू हो, ये सारी समस्याओं का सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाए इसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और जो अनार में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम जैसे बोलेंगे कि जिसमें रेस्प्रेड मैनेजमेंट हो, फ्लावरिंग के टाइम पे कैसे फर्टिलाइजर डोसेज देना हो, सॉइल टेस्टिंग अनुसार जो है वो कैसे बेसल डोसेज हमको देना है, और मार्केट का एक अनुमान आपको देने के लिए हमने ये YouTube चैनल चालू किया था। अभी पिछले 2 साल से 20,000 से भी ज़्यादा किसान इस YouTube चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में हम मराठी में वीडियो बनाते थे, तो उस टाइम महाराष्ट्र के ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अभी हिंदी में हमने वीडियो बनाना चालू कर दिया है, तो महाराष्ट्र के बाहर के किसानों का भी इसका लाभ जो है वो हो रहा है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे निवेदन है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उस माध्यम से पिछले 2 साल में हमने जो वीडियो अपलोड किए हैं तो वो आप देख सकते हैं, और जो हम नए वीडियो अपलोड करते हैं अनार खेती में जो समस्याएं आती है, तो उस टाइम किसानों की मांग के अनुसार या फिर जो सवाल जवाब रहते हैं किसानों के, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए हम YouTube वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, आपको YouTube ओपन करना है, उसमें सुशांत सुर्वे डालिम अनार ऐसा आप सर्च करेंगे, YouTube चैनल ऐसे सर्च करेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा चैनल का नाम जो है वो यहाँ पे दिखना चालू हो जाता है, सुशांत सुर्वे अनार किंग संगमनेर ऐसा आपको नाम दिखेगा। तो इसके सामने जो है वो सब्सक्राइब का बटन जो है वो आपको प्रेस करना है, और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही साथ आपको ये बेल आइकॉन जो है, बेल आइकॉन इसको दबाना है। तो बेल आइकॉन जब आप दबाते हैं तो वो आपको सारे नोटिफिकेशन जो है, मतलब जो नए वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लेटेस्ट वीडियो जो है वो हमारे ओर से। इसमें अनार में अंबिया बहार प्रबंधन 2022 की तैयारी कैसे करें, जूम मीटिंग में जो हमने सवाल जवाब लिए थे तो वो जूम मीटिंग के सवाल जवाब यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। फ्लावर ड्रॉपिंग का इशू कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका वीडियो यहाँ पे है। तो ये सारे वीडियो जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। एक 80 वीडियोज़ इसमें अवेलेबल है, तो 80 वीडियोज़ जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो नए वीडियो अपलोड होंगे तो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ जाएगा। अभी दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है तो अंबिया बहार प्रबंधन पार्ट 2 ऐसा आज का वीडियो का हमारा टाइटल है, क्योंकि पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड किया है हमारे चैनल पे। मतलब अभी इस वीडियो में जो है वो हम क्या देखने वाले हैं कि अनार में अभी अंबिया बहार में किसानों को क्या क्या समस्या आ रही है। तो इसमें 4 से 5 समस्या जो है वो ज़्यादातर बगीचों में मुझे दिख रही है। जब हम फील्ड विजिट करते हैं तो उस टाइम ये समस्या जो है वो सामने आ जाती है, और या फिर किसानों की ओर से जो है वो फ़ोन कॉल्स वगैरह जब आते हैं तो उसमें ये सारी समस्याएं जो है वो कॉमन है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो हमने आज का प्रेजेंटेशन रखा है। तो आप वीडियो जो है वो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, और साथ ही साथ में अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कुछ सवाल है, आपको इसमें कुछ पार्ट इसमें समझ नहीं आया, तो वो कमेंट बॉक्स में आप
वो आपका क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप अगर शामिल नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में आप आपका नाम और नंबर लिख कर दे सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जाएगा। उस ग्रुप में भी आप जो है वो आपके सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा फ़ोन नंबर भी मैंने इस प्रेजेंटेशन में दिया है, तो फ़ोन कर भी आप जो है वो सवाल आपके पूछ सकते हैं। तो हम डायरेक्टली प्रेजेंटेशन को जो है वो अभी स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये प्रेजेंटेशन जो है वो आपको दिख रहा होगा। इसमें टाइटल जो मैंने दिया है तो अनारखेती अंबिया बहार 2022 जो है उसका पार्ट 2 हमने आज रखा है। तो इसमें अनारखेती में अंबिया बहार में अभी एक 6 समस्याएं जो है वो कॉमन है। इसमें सही तरह से पतझड़ ना होना, अच्छी तरह से डिफोलेशन हम जिसे बोलेंगे कि अच्छी तरह से पतझड़ मतलब कितना कि 60, 70, 80% तक हमें जो है वो पत्ती गिरनी चाहिए, तब जाकर हमें अच्छी तरह से नई कैनोपी मिलेगी। नई कैनोपी अगर हमें अच्छी मिलती है तो उसमें फ्लावरिंग जो है वो हमें अच्छी तरह से मिलेगी। तो सही पतझड़ अभी बहुत सारे बगीचों में नहीं हो रही, अच्छी तरह से कैनोपी जो है वो इथेरेल मारने के बाद भी पत्तियां गिर नहीं रही। तो ये प्रॉब्लम जो है इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। दूसरा इसमें प्रॉब्लम बहुत सारे किसानों से और से पूछा गया कि वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वाटर शूट हम जिसे बोलेंगे तो वो ज़्यादा निकल रहे हैं, फूल कम निकल रहे हैं, और जो पत्ते वाटर शूट जो है वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो ज़्यादा निकल रही है। तो इसके कारण क्या है इस रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तीसरा प्रॉब्लम जो है वो फ्लावरिंग का है। कुछ जगह पे ना तो वेजिटेटिव ग्रोथ दिख रही है ना तो फ्लावरिंग दिख रहे हैं, बगीचा जो है पौधा जो है वो स्टैंड ऐसा खड़ा है, उसमें कुछ एक्टिविटीज जो है उसमें हमें दिख नहीं रही, तो वो फ्लावरिंग का प्रॉब्लम है। इस रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं। चौथा प्रॉब्लम इसमें जो है फ्लावर ड्रॉपिंग का इशू है। जिनके यहाँ फ्लावरिंग दिख रही है, फ्लावरिंग अच्छी तरह से निकल रही है, लेकिन फ्लावर ड्रॉपिंग का इशू आ रहा है, तो उस रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में जो सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम है जिसमें थ्रिप्स है, एफिड्स है, तो इसमें क्या हमें इसमें एक प्रिकॉशन जो है हमें लेनी चाहिए, किस तरह से हम थ्रिप्स अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, सकिंग पेस्ट हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। और क्लाइमेटिक स्ट्रेस जो आ रहा है अभी, मतलब आप देखेंगे कि दिन में धूप ज़्यादा जा रही है, गर्मी ज़्यादा जा रही है और रात को ठंड ज़्यादा जा रही है, तो इस कारण जो स्ट्रेस के कारण हमारे यहाँ फुल की फ्लावर ड्रॉपिंग जो हो रही है, तो उस रिगार्डिंग हमें क्या करनी चाहिए, कौन से हमें इसमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन से प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए, तो इस रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो एक एक प्रॉब्लम जो है वो हम कवर करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टली कवर करेंगे, लेकिन आपको जो है वो वीडियो जो है वो आप पूरी तरह से देखिए। और मैंने जो बताया वो पार्ट है, तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो जो है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो इसमें पहला प्रॉब्लम जो है, उससे पहले जो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है, ईमेल आईडी हमारा दिया है, यूट्यूब चैनल को आपको क्या सर्च करना है तो इसका इन्फॉर्मेशन दिया है, और ये जो कुछ सर्विसेज जो है वो हमारी ओर से आपको दी जाती है। इसमें सॉइल टेस्टिंग है, बल्क पेस्टिसाइड्स अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, डिसीज टेस्टिंग आपको करवानी है, रूट टेस्टिंग उसमें हो, या फिर किसी फल की टेस्टिंग जो है, तो उस डिसीज टेस्टिंग का भी जो सर्विस है वो हमारे ओर से आपको ऑफर किया जाता है। साथ में आपको पिट्यूल टेस्टिंग वगैरह करना है, आपको कुछ एग्रीकल्चर मशीनरीज की नीड है, तो इस रिगार्डिंग आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल या फिर ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी हम बहुत सारे किसानों को दे रहे हैं, जिसमें कर्नाटक के, आंध्र के किसान भी है, कुछ गुजरात के किसान हैं, तो उस रिगार्डिंग भी आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। गुजरात और राजस्थान में हम अभी आगे के जो 2022 का मतलब जून से जो सीज़न स्टार्ट होगा उस टाइम हम गुजरात और राजस्थान में प्लॉट कंसल्टेंसी विजिट के साथ चालू करने वाले हैं। तो गुजरात और राजस्थान के कोई किसान अगर इंटरेस्टेड है तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग अगर आपको अनार खेती के रिगार्डिंग चाहिए, अगर आप अनार खेती में नए हैं, आपको खर्च कहाँ पे करना है, कितना करना है, कौन से प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी है, तो उस रिगार्डिंग आपको पर्सनली कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस रिगार्डिंग भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी जो मतलब अनार खेती में जो नए किसान जो है वो
मतलब एक यंग जनरेशन अनार खेती में आ रही है, तो उनको अगर एक्सपोर्ट या फिर प्रोसेस इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए अनार के प्रोसेसिंग रिगार्डिंग, तो उस रिगार्डिंग भी जो है वो आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए एक उस फील्ड में से जो टेक्निकल पर्सन है जो आपको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो उनके साथ हम आपकी जो है वो चर्चा करके दे सकते हैं और आप उस रिगार्डिंग भी काम कर सकते हैं। तो अभी पहला प्रॉब्लम जो है, प्रेजेंटेशन मैंने चालू कर दिया है। पहला प्रॉब्लम इसमें जो है वो सही तरह से पतझड़ न होना, पत्ते जो है वो अच्छी तरह से नहीं गिर रहे बहुत सारे बगीचों में। तो इसका कारण क्या है? कारण इसमें जो है तो एक 3 कारण जो है मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। देखिए 45 से लेकर 60 दिन का स्ट्रेस जो है वो हमें चाहिए होता है अच्छी तरह से पतझड़ होने के लिए। साथ ही साथ में समय पर गड्ढे लेना बहुत ज़रूरी होता है, रूट तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप मिट्टी और रूट का कांटेक्ट तोड़ते हैं तो अपटेक जो है वो स्टॉप हो जाता है, और जब वाटर का अपटेक वगैरह स्टॉप हो जाता है तो पौधा जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है। और तीसरा जो है इसमें लीफ कंडीशन जो है वो आपको फ्लावरिंग के जो इथरिल मारते हैं तो उस टाइम आपको देखना है। एक एक पॉइंट में अच्छी तरह से कवर कर देता हूँ। पहला इसमें जो है 45 से लेकर 60 दिन का स्ट्रेस मतलब क्या कि आपका जब बगीचा खाली हो जाता है तब आप उसका पानी बंद कर देते हैं, मतलब कुछ दिन तक आप पानी चालू रखते हैं, बाद में आप पानी कम कर देते हैं, और बाद में जो आप पौधा का जो है वो स्ट्रेस पीरियड जो है उसमें चालू हो जाता है। तो कम से कम 45 से लेकर 60 दिन का स्ट्रेस जो है वो आपके यहाँ पे पौधे को मिलना चाहिए। आपका बगीचा खाली हो गया नवंबर में और आप दिसंबर में इथरल मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसमें पौधे को अच्छी तरह से स्ट्रेस नहीं मिलेगा, और अच्छी तरह से इसमें अगर स्ट्रेस नहीं मिलता तो पतझड़ जो है इसमें आपको जो है वो कम दिखेगी। तो कम से कम 45 से लेकर 60 दिन का स्ट्रेस जो है वो आपको रखना है। दूसरा इसमें है कि आपने नवंबर में इथरल मारी, वो फेल चला गया, तो आपको कम से कम उसके बाद भी आपको 45 से लेकर 60 दिन का स्ट्रेस उसमें देना है, तब जाकर आपको जो है वो दूसरा इथरल उसमें स्प्रे करना है। आपने अगस्त में इथरल मारा था, वो फेल गया, फिर से आपको जो है नवंबर में इथरल मारना है, तो बीच का जो डेज है उसका कैलकुलेशन आपको उसमें निकालना है। वो अगर 45 से लेकर 60 दिन का कम से कम होना चाहिए। 1 महीने के अंदर आप दोबारा से इथरेल मारते हैं, पत्ती की कंडीशन मतलब एक यंग पत्तियां जो है वो आपके बगीचे में पौधे के ऊपर है, तो आप 2 मिली से ऊपर भी इथरेल मारते हैं तो वो पत्तियां नहीं गिरेंगी। इसके लिए आपको पहला पॉइंट जो है मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। आपका बगीचा खाली होने के बाद जब आप पानी बंद कर देते हैं, पानी बंद करने के बाद कम से कम 45 से लेकर 60 दिन का स्ट्रेस मिट्टी के अनुसार आपके बगीचे में रहना चाहिए, तब जाकर पतझड़ अच्छी तरह से होगी। दूसरा, अगर आपका सीजन फेल गया है, तब जब आपने ये तय कर लिया कि अभी फूल नहीं निकलेंगे, मुझे स्टॉप करना है, यहाँ पे रुकना है, तो उस रुकने के दिन के बाद आपको जो है 45 से लेकर 60 दिन का स्ट्रेस अच्छी तरह से उसको देना है। पत्ते रफ जब हो जाते हैं, अच्छी तरह से वो मैच्योर हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको दूसरा इथरल स्प्रे करना है, तब जाकर पत्ते जो है वो गिरेंगे। दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है कि समय पर गड्ढे लेना बहुत ज़रूरी है। आपने इथरेल मारने से पहले, मैं बोलता हूँ जो मेरे बगीचे हैं कंसल्टिंग के लिए, तो उनके यहाँ पे मैं 1 महीना पहले रूट तोड़ने को बोलता हूँ। जब आप रूट अच्छी तरह से तोड़ते हैं तो रूट का जो मिट्टी के साथ संपर्क होता है तो वो टूट जाता है। जब मिट्टी का और रूट का संपर्क टूटेगा तो उस टाइम क्या होता है कि जो अपटेक होता है न्यूट्रिएंट का हो या फिर वाटर का हो, तो वो रुक जाता है और पौधे को जो है वो नेचुरली स्ट्रेस उसमें जो है बिटना चालू हो जाता है। और तीसरा जो है इसमें आपको लीफ कंडीशन के ऊपर ध्यान देना है। लीफ कंडीशन मतलब यही आता है कि स्ट्रेस अच्छी तरह से आपके अगर बगीचे में बिठा हो तो वो लीफ कंडीशन आपको रफ दिखेगी, पत्ते जो है वो कड़क रहते हैं, वो टूट जाते हैं। जब आप मोड़ते हैं उसको तो वो उसमें आवाज़ आती है अच्छी तरह से। अगर वो यंग लीव्स है आपके बगीचे में
तो उसमें जो है आप ज़्यादा से इथरेल स्प्रे करेंगे तो भी आप गिरेंगे नहीं। तो पत्ती की मैच्योरिटी जो है वो हमें अच्छी तरह से दिखना चाहिए। और क्लाइमेट जो है इसमें हमें ये फैक्टर भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम इथरेल स्प्रे करते हैं तो उस टाइम साफ सुथरा इन्वायरमेंट हो। क्लाउडी इन्वायरमेंट अगर होता है, बारिश का जैसी अगर कंडीशन होती है, तो उस टाइम जो है वो हमें इथरेल स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि 30%, ये 30-30-30 का फॉर्मूला आप इसमें याद रखिए। 30% तक जो पत्ती जो है वो हमें गिरनी चाहिए या फिर स्ट्रेस में जानी चाहिए। तो स्ट्रेस से मतलब क्या, पानी हमने बंद कर दिया है और रूट हमने तोड़े हैं गड्ढे लेकर। तो यहाँ पे हमारे पौधे की पत्ती जो है वो 30% तक पीली पड़नी चाहिए। 30% तक पत्ती पीली पड़नी चाहिए। हमारी जो हम रेस्ट पीरियड का मैनेजमेंट देते हैं, रेस्ट पीरियड का मैनेजमेंट जो हमारे किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके पास ये PDF ऑलरेडी होगा। जिन किसानों के पास नहीं है रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट में क्या स्प्रे करनी चाहिए, तो वो मुझे मैसेज कीजिए, उनको वो रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट का शेड्यूल हम दे देते हैं। तो उस अनुसार आप अगर स्प्रे करते हैं तो 30% तक पत्ते यहाँ से पीले पड़ जाते हैं, 30% ट्रेस में पीले पड़ जाते हैं और 30% जो बाकी रहते हैं, मतलब पहले हमारा 60% बगीचा ऑलरेडी पीला पड़ा हुआ है और जो रिमेनिंग पत्ते जो है वो हमें इथरेल से गिराने हैं। तो इस तरह से आप 30-30-30 का रूल अगर फॉलो करते हैं तो अच्छी तरह से पतझड़ जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। इसमें से आपने ये भी नहीं किया, मतलब आपने स्ट्रेस भी नहीं दिया, पानी का तान भी नहीं दिया उसको दिया, रूट भी आपने नहीं तोड़े, या फिर रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट भी आपने कुछ नहीं किया, उसमें भी कुछ स्प्रे नहीं किए, और आप डायरेक्टली यहाँ पे इथरेल का स्प्रे करेंगे तो आपको कितना डिफोलिएशन मिलेगा तो उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये आपके यहाँ पे 30% भी पत्ते गिर सकते हैं, 60% भी गिर सकते हैं, मतलब ये अच्छी तरह से उसका जो है पतझड़ नहीं होगी। आपको नेचुरली पतझड़ जितनी अच्छी तरह से होगी, मतलब स्ट्रेस और रेस्ट पीरियड स्प्रे से जितनी ज़्यादा बगीचा आपका पीला पड़ेगा तो उतना अच्छा है, और कम से कम पत्ते जो है मतलब जो रिमेनिंग पत्ते हैं वो हमें इथरेल से गिराने हैं। तो ये सही फॉर्मूला है आपके यहाँ पे, अगर पतझड़ आपको अच्छी तरह से करनी है। साथ ही साथ में एक वक्त पे मतलब क्या होता है कि वन टाइम अगर आपके यहाँ पतझड़ हो जाती है पत्तों की, तो वन टाइम नई कैनोपी निकलती है, और वन टाइम अगर नई कैनोपी निकलती है तो फ्लावरिंग भी हमें वन टाइम मिलते हैं। आपने स्प्रे मारा, ज़बरदस्ती उसको पतझड़ करने की कोशिश की, वो पहली बार 30% गिरे, बाद में आपने फिर एक हफ्ते में दूसरी बार इथरेल मारा, बाद में वो फिर से 30% गिरे, तो इसमें क्या होता है, जो नई निकलने वाली पत्ती है वो तो आगे पीछे हो जाती है, और आगे पीछे पत्ती हो जाती है तो कुछ टाइम फ्लावरिंग निकलते है, तो कुछ टाइम सेटिंग होता है, तो कुछ टाइम फल बड़ा होता है। तो ऐसा आगे पीछे बगीचा जो है वो हमारा हो जाता है और वो अच्छा नहीं दिखता। आपको आपने देखा होगा, तो वन टाइम अगर सेटिंग हो जाती है तो वो बगीचा अच्छा दिखता है और अच्छी तरह से उसके फल वन टाइम जो है वो हार्वेस्ट के लिए आ जाते हैं। तो इस रिगार्डिंग जो है वो आपको मैनेजमेंट करना है। दूसरा, इसमें आपको इसमें 30-30-30 का रूल आपको याद रखना है, और उसमें अगर आपके यहाँ पतझड़ नहीं हो रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होगी। पहले पत्ती की कंडीशन ध्यान में लीजिए, वो ज़्यादा यंग ना हो, उसमें मैच्योरिटी अच्छी तरह से होनी चाहिए। मैच्योरिटी आने के लिए आपको उसको स्ट्रेस देना होगा, रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना होगा, और 45 से लेकर 60 डेज तक का उसको जो है स्ट्रेस आपको देना होगा। दूसरा, इसमें क्या होगा कि बगीचा पहले से लीक ना हो, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। मतलब हमें इथरेल स्प्रे करना था फरवरी में, लेकिन कुछ कारण जो है मतलब जो है एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण बारिश गिर गई और समय से पहले ही हमारे बगीचे की पत्ती गिर गई और उसमें नई पत्तियां निकलना चालू हो गई। तो बाद में जनवरी में उसमें मैच्योरिटी नहीं आ जाती, और उस टाइम जनवरी फरवरी में उसमें मैच्योरिटी नहीं आ जाती, और उसमें अगर आपने इथरेल मारने की कोशिश की तो ऐसी पत्तियां जो है वो गिरती नहीं। तो आपको इथरेल मारने से पहले नई पत्तियां न निकले इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे नई पत्तियां निकलती है तो 10-20% निकलती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो 30% से ज़्यादा नई पत्तियां अगर आपके बगीचे में दिखना चालू हो गई कि बारिश हो गई और नई पत्ती निकलना चालू हो गए 30% तक, तो उस टाइम जो है वो आपको जल्दी से इथरेल मारने की, जल्दी से सीज़न जो है वो आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है।
या फिर बाद में जो है वो आपको रुकना पड़ेगा ज़्यादा दिन तक, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तीसरा, लीफ की रफनेस और आयु पे ध्यान दीजिए। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इथरेल मारने से पहले आपको उसकी रफनेस देखनी होगी, उसमें मैच्योरिटी आपको देखनी पड़ेगी और उसका एज क्या है, आयु क्या है, वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। दिसंबर में नई पत्ती निकली है, हमारा बगीचा अगस्त में खाली हुआ है, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिसंबर में बारिश गिरी और बारिश के टाइम उसमें नई पत्ती नहीं निकली और जनवरी या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में हमारी प्लानिंग है इथरेल मारने की, तो उस टाइम किसान बोलते हैं कि मेरा बगीचा तो अगस्त में खाली हुआ है, तो अभी पत्ती रफ हो गई है, तो वो पत्ती पहले ही गिर गई, अभी दिसंबर में नई पत्ती निकली है और फरवरी में अगर जनवरी में आप उसको गिराने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं गिरेगी। तो लीफ की रफनेस और आयु पे आपको ध्यान देना होगा। समय पर गड्ढे लेना बहुत जरूरी है। समय पर अगर आप गड्ढे लेते हैं तो रूट का और मिट्टी का कांटेक्ट टूट जाता है, वाटर का कांटेक्ट टूट जाता है, वो अपटेक नहीं होता, अपटेक नहीं होता तो पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। और स्ट्रेस का और रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट जो हमने बताया है तो अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, ये भी अच्छी तरह से पतझड़ होने में आपका सहायता करेंगे। और 30-30-30 का रूल जो है मैंने जो बताया आपको यहाँ पे, तो वो आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। अगर आपने इथरेल मतलब ये सब आप अच्छी तरह से करते हैं तो श्योरली मैं आपको बता देता हूँ, श्योरली इसमें आपको जो है वो अच्छी तरह से पतझड़ मिलेगी। लेकिन आपने डायरेक्टली इथरेल मारने की कोशिश की या फिर आपने बार बार इथरेल, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ज़्यादा बार इथरेल मत स्प्रे कीजिए, इसमें क्या हो सकता है कि काड़ी जो है आपके पौधे की वो डैमेज हो सकती है। उसमें अगर मैच्योरिटी नहीं है तो आप बार बार इथरेल मारेंगे तो भी पत्ते नहीं गिरेंगे, आपको रुकना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी आने के लिए उसको आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा, फिर से आपको उसको रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट करना पड़ेगा और 1-1.5 महीने में फिर से आप उसको इथरेल मार सकते हैं। लेकिन वो नहीं गिर रहे इसलिए मैं बार बार इथरेल मार रहा हूँ, तो इसमें आपके पौधे की काड़ी जो है वो डैमेज हो सकती है और उसमें आपका जो बाहर है वो फैल जा सकता है, तो इसके ऊपर भी जो है वो आपको ध्यान देना होगा। दूसरा इसमें प्रॉब्लम आता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ जो है हमारे पौधे में ज़्यादा निकलती है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ अगर आपके यहाँ नहीं निकले तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट अच्छी तरह से फॉलो करना है। अगर आपके यहाँ रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट अच्छी तरह से फॉलो आपने किया है तो उसमें अच्छी तरह से स्टोरेज आपके यहाँ काड़ी में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके यहाँ फीमेल फ्लावर निकलेंगे। आपने कुछ मैनेजमेंट नहीं किया उसमें, आपके यहाँ कुछ काड़ी में स्टोरेज नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो ज़्यादा निकल सकती है। तो इसलिए रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। साथ ही साथ में पानी का सही नियोजन इसमें आप रखिए। पानी का नियोजन मतलब क्या है कि जब हम इथरेल मारते हैं तो इथरेल मारने के बाद जब तक हमारा फूल जो है वो सेट नहीं हो जाता उस टाइम तक हमें शार्पली जो है वो पानी टाइम उसका जो है वो करेक्ट रखना है, एक्यूरेट रखना है। हम उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ कर देते हैं, मतलब कभी चालू है आधा घंटा, कभी हमने दिया 1.5 घंटा, कभी रात भर जो है मोटर जो है वो हमारी चालू रहेगी और रात भर बगीचों को पानी गया, तो उस टाइम ऐसा होता है कि उसमें आपको वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा मिल सकती है या फिर आपका बगीचा फ्लावरिंग कंडीशन में है तो उसका ड्रॉपिंग जो है वहाँ पे हो सकती है। तो आपका पानी का नियोजन है वो आपको सेटिंग तक, मतलब पूरे सीजन तक तो आपको करना है, लेकिन सेटिंग तक जो है वो आपको पानी का नियोजन अच्छी तरह से करना है। मतलब आधे घंटे आप दे सकते हैं, आधा घंटा जब हम पानी देते हैं तो जब धूप बढ़ती है तो उसमें आप 10-15 मिनट 20 मिनट बढ़ा सकते हैं। जब क्लाउडी एनवायरनमेंट हो जाता है, बारिश का एनवायरनमेंट हो जाता है तो आप 10-20 मिनट कम कर सकते हैं। लेकिन कभी चालू है आधा घंटा, कभी गया 1.5 घंटा, कभी गया 5 घंटा, ऐसा आप करेंगे तो उसमें जो है वो आपको डिफ़िकल्टीज जो है वो आएंगी। जब तक इथरेल से लेकर सेटिंग तक स्टेज जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है, इसके लिए आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। उसमें आग पानी का थोड़ा सा कम ज़्यादा करेंगे तो उसके प्रॉब्लम जो है वो आपको आ सकते हैं और उसमें पूरा सीज़न फेल जाने की चांसेस जो है वो ज़्यादा इसमें रह सकती है। तो इसमें आपको पानी का नियोजन हो अच्छी तरह से मॉइस्चर कंडीशन अनुसार जो है वो आपको करना है। सॉइल मॉइस्चर मीटर भी मिलते हैं मार्केट में, हमारे पास भी है, तो उस अनुसार आप जो है मॉइस्चर रीडिंग लीजिए और पौधे का अभी ज़रूरत है ना है उस अनुसार जो है वो आप पानी का नियोजन सही तरह से कीजिए। कम ज़्यादा पानी जो है वो हमें फ्लावरिंग कंडीशन में नहीं देना है, हमें जो है पानी का टाइम टेबल फिक्स रखना है।
मतलब टाइम भी हमें फिक्स रखना है और कितने दिन बाद हम देते हैं वो भी फिक्स रखना है। कभी सोमवार को, कभी गुरुवार को, कभी रविवार को, ऐसा भी नहीं रखना हमें 1-2 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद, आपके ज़मीन के अनुसार। मतलब कोई ज़मीन अगर पानी पकड़ के रखने वाली तो उसमें हमें ज़्यादा लेट पानी देना होगा, लेकिन कोई ज़मीन अगर पानी छोड़ने वाली है तो उसमें जो है हल्की ज़मीन है तो उसमें हमें पानी जो है वो 1-2 दिन के अंतराल से आपको देना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। तीसरा इसमें जो है वातावरण बदले अनुसार जो है आपको पानी देना है। मतलब मैंने जैसे बोला कि धूप बढ़ती है, अभी धूप बढ़ना चालू हो गया है तो किसान जब दिसंबर में पानी रख रहे हैं तो वो भी कुछ किसान मतलब उतना ही पानी रख रहे हैं। तो आपको जैसे धूप बढ़ना चालू होती है तो वैसे आपको पानी भी बढ़ाना है। अगर आपने मतलब जनवरी में कम धूप थी उस टाइम पानी चालू था आधा घंटा, और अभी फरवरी में धूप इतनी बड़ी है तब भी पानी आपके यहाँ आधा घंटा ही चालू है, तो उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग जो है वो आपको दिखेगी। जैसे पौधे की स्टेज बढ़ती है और या फिर जैसे ही क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो उसमें आपको जो है पानी कम ज़्यादा करना है। धूप बढ़ती है तो पानी बढ़ाना है। बारिश का एनवायरनमेंट अगर क्रिएट हो जाता है, क्लाउडी एनवायरनमेंट अगर क्रिएट हो जाता है तो इसमें जो है वो आपको पानी कम करना है। तो वातावरण बदल के अनुसार आपको पानी देना है। 05234 या फिर फॉस्फोरस और पोटेश युक्त जो भी ग्रेड है मार्केट में अवेलेबल फर्टिलाइजर, वो आपको जो है वो ड्रिप और स्प्रे से देना है। तो उससे क्या होगा कि फॉस्फोरस पोटेश की ज़रूरत जो है फ्लावरिंग कंडीशन में अच्छी तरह से होती है। तो अगर वो अच्छी तरह से सप्लाई हो जाता है पौधे को, मतलब रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट से हमने काड़ी को स्टोरेज कर लिया है, ऑलरेडी हमने रेस्पिरेटरी में अच्छी तरह से काम किया है, डोसेस हमने भरे हैं, तो फ्लावरिंग आपको अच्छी तरह से दिखेगी। लेकिन सप्लीमेंट्री जो है वो हमें फॉस्फोरस पोटेश की ज़रूरत उस टाइम होती है। तो उस टाइम आपको 05234 जो ग्रेड है वो स्प्रे अगर आप ड्रिप से देते हैं तो उसमें भी वेजिटेटिव ग्रोथ का जो है कंट्रोल आपको अच्छी तरह से मिलेगा। और हाथ से जो वाटर शॉट जो है वो निकलते टाइम अच्छी तरह से आपको जो है वो खबरदारी उसमें रखनी पड़ेगी। इसमें मैंने जो ये साइकिल बताई है वो इम्पोर्टेंट है कि वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो आपका अगर नहीं दिखनी है तो आपको रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना है। रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट अगर अच्छी तरह से आप करते हैं तो उसमें चांसेस रहते हैं कि वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो आपको कम से कम मिले। साथ ही साथ में आपको पानी का नियोजन इसमें अच्छी तरह से करना है। पानी अगर आप ज़्यादा देते हैं कम देते हैं तो इसमें जो है वाटर शॉट का इशू जो है वो आपको आ सकता है। तो पौधे की ज़रूरत के अनुसार और सॉइल के मॉइस्चर के अनुसार और क्लाइमेट के अनुसार जो है वो आपको पानी की नियोजन करना है। साथ ही साथ में स्पुरद और पलाश की सप्लाई जो है वो आपको अच्छी तरह से करनी है। जब पलाश की सप्लाई बढ़ती है ज़मीन में तो नाइट्रोजन की लेवल कम हो जाती है, तो उस कारण वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो कम मिलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए शुरुआत में स्पुरद और पलाश 05234 ये जो ग्रो है वो आपको स्प्रे और ड्रिप से देने हैं। मतलब पहले तो ये करना है, अगर इससे नहीं कंट्रोल होता तो आपको पानी का जो है शेड्यूल अच्छी तरह से रखना है। साथ ही साथ में आपको स्पुरद और पोलेज देना है। और साथ अगर इसके बाद भी दिखते हैं वाटर शॉट तो आपको पहले उसको हाथ से निकालना है। हाथ से निकालने के बाद भी आपको वाटर शॉट दिखते हैं तो आप कभी 05234 के स्प्रे ले सकते हैं, कभी टिल्ट का वगैरह स्प्रे ले सकते हैं, तो इससे भी आपको कंट्रोल में रहेगा। और ये करके भी कंट्रोल नहीं होता तो आप प्लेनोफिक्स का वगैरह इसमें स्प्रे आप ले सकते हैं। लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ आपको दिखना चालू हो गई है और आपने प्लेनोफिक्स का स्प्रे लिया, कभी टिल्ट का लिया, हाथ से निकलने की आपने कोशिश ही नहीं की, उसकी स्पुरद और पलाश को आपको दिया नहीं, पानी का नियोजन आपने अच्छी तरह से नहीं किया, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट आपका अच्छी तरह से नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन मॉलिक्यूल से अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो फुल का स्ट्रोक जो रहता है हमारा, जो हमें अच्छी तरह से स्ट्रोक चाहिए होता है, तो वो स्ट्रोक हमें कम मिलता है और बगीचा जो है वो लेट सेटिंग के लिए चला जाता है। तो आपको शुरुआत में इस तरह से मतलब क्लॉकवाइज जो है आपको जाना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से रिटर्न नहीं आना। अगर आप यहाँ से शुरुआत करेंगे डायरेक्टली तो आपको उसका भी नुकसान है। पहले आप यहाँ से जाइए, हाथ से वाटर शॉट निकालिए, फॉस्फोरस का रिस्पोलिश का स्प्रे जो है वो आप ले सकते हैं, टिल्ट का स्प्रे ले सकते हैं, और बाद में अगर नहीं कंट्रोल हो सकते तो प्लानोपिक्स का जो इस्तेमाल है वो लास्ट में आपको करना है। तो इस तरह से आपको वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो कंट्रोल में रखनी होगी। तीसरा इसमें प्रॉब्लम है फ्लावरिंग का, जो मैंने स्ट्रोक का इशू बताया तो वो ऐसे देखिए कि इतना अच्छा तरह से अगर आपको स्ट्रोक मिलता है
फ्लावर का स्ट्रोक कितने अच्छे तरह से आपको मिलता है तो उसमें जो है फ्लावर ड्रॉपिंग की संभावना जो है वो कम से कम होती है, और उसमें ये बगीचा जो है ये फूल जो है वो जल्द से जल्द सेटिंग हो जाते हैं, और जितना स्ट्रोक ज़्यादा मिलेगा आपको तो उतनी फल की साइज़ जो है वो अच्छी तरह से हमें मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर ध्यान में आती है तो मतलब ये अच्छी तरह से आपको मैनेजमेंट करते हैं तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पे ये फुल जैसा स्ट्रोक जो है वो आपको दिखेगा। तीसरी इसमें समस्या आपको आती है तो वो फ्लावरिंग का इशू अगर आपको यहाँ आता है तो आपको पहला जैसे मैंने बताया कि रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट जो है वो आपको अच्छी तरह से रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट जो है वो आपको अच्छी तरह से रखना है। साथ ही साथ में आपको जो है यहाँ से मतलब फ्लावरिंग का इशू अगर आपको आता है तो इसमें आपको रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट मैंने बताया कि आपको अच्छी तरह से करेंगे तो इसमें आपको जो है फ्लावरिंग अच्छी दिखेगी। अगर आपके यहाँ बगीचे में फूल नहीं दिख रहे हैं तो पतझड़ से लेकर तक आपके बगीचे में अभी कितने दिन हुए हैं इसका कैलकुलेशन आपको निकालना होगा। आपने इथरेल मारा था अक्टूबर में, और फरवरी में अगर आप अच्छे फ्लावरिंग का एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो इसमें जो है वो आपको कम से कम फ्लावरिंग यहाँ पे दिख सकती है। मतलब 45 से लेकर 60 डेज तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लावरिंग हमें मिल सकती है। उसके आगे अगर हम चले जाते हैं तो वो पौधे के ऊपर ही भाग में हमें फ्लावरिंग मिलती है, और जो बारीक काड़ी रहती है पौधे की उसके ऊपर जो है वो हमें फ्लावरिंग मिलती है। तो हमें बेटर वे डिसीजन जो है वो हमें लेना है कि क्या हमारे बगीचे में अच्छी तरह से फ्लावरिंग दिख रही है, क्या हमारे बगीचा मतलब इथरेल से लेकर अब तक इतने दिन हुए हैं, 90 दिन के ऊपर हुए हैं, अभी दिखने के चांसेस है नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन जो है वो आपको करना होगा। साथ ही साथ में आपको अगर फ्लावरिंग का इशू आ रहा है, मतलब आपने इथरेल मारा है जनवरी में और फरवरी में अभी फ्लावरिंग दिखनी चाहिए लेकिन नहीं दिख रहे हैं, तो आपको पहले तो मैंने बताया कि रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट अगर अच्छी तरह से नहीं होता है तो आपको फ्लावरिंग कम दिख सकती है। आपके यहाँ का पानी का नियोजन अच्छी तरह से ना हो तो आपको जो है इसमें कम फ्लावरिंग दिख सकती है। साथ ही साथ में आपने अगर स्पुरद और पलाश की आपके ज़मीन में उपलब्धता नहीं है तो भी आपको फ्लावरिंग कम दिख सकती है। तो आपको स्प्रे और ड्रिप से जो है वो आपको स्पुरद और पॉलिश की रिक्वायरमेंट जो है वो उसकी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ड्रिप से जो है स्प्रे से आप महीने में एक आधा बार ले सकते हैं, लेकिन ड्रिप से जो है जब तक सेटिंग ना हो जाए, फुल सेटिंग ना हो जाए, तब तक आप जो है स्पुरद और पॉलिश जो है हर हफ्ते में उसको दीजिए। 5 kg या फिर 4 kg के प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको दीजिए। साथ ही साथ में आपको जो है रूट की स्थिति जो है वो आपको जाननी है और अपटेक कितना होता है ये भी आपको जानना है। मतलब आपने सब कुछ किया है लेकिन आपके यहाँ पे रूट ही नहीं चल रही है पौधों की, तो रूट नहीं चल रही है तो न्यूट्रिएंट का अपटेक जो है वो आपके यहाँ पे नहीं दिखेगा। मतलब हमने कॉस्टली फर्टिलाइजर उसमें दिए हैं, सब कुछ बेसल डोज अच्छी तरह से हमने भरा है, लेकिन रूट अगर आपके यहाँ नहीं दिख रही है तो रूट अगर ना हो तो वो कितना भी हमने महंगा बेसल डोज उसमें डाला हो या फिर कितने भी महंगे हम फर्टिलाइजर उसको ड्रिप से दे रहे हैं तो इसमें जो है न्यूट्रिएंट का अपटेक नहीं होगा, और न्यूट्रिएंट का अपटेक भी नहीं होता तो भी हमें फ्लावरिंग जो है वो कम दिखती है। तो ये रूट की स्थिति आपको जानना जरूरी है। रूट अगर आपको अच्छे नहीं दिख रहे या फिर न्यूट्रिएंट का अपटेक का इश्यू है तो आप ये अनर्किंग नवसंजीवनी मैंने बताया है तो ये भी आप छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ में इसमें कैल्शियम और बोरान की, मतलब जैसे स्पुरद और पॉलाश मैंने बताया कि उसकी उपलब्धता हमें जरूरी है फ्लावरिंग के स्टेज टाइम, वैसे ही कैल्शियम बोरान हमें स्प्रे और ड्रिप से देना है। लेकिन जैसे हम हफ्ते में देते हैं तो वैसे हमें कैल्शियम बोरान जो है हर महीने में उसको देना है स्प्रे और ड्रिप से। तो इस तरह से हम अगर चिलेटेड कैल्शियम और बोरान अगर हम देते हैं स्प्रे और ड्रिप से तो फ्लावरिंग में जो है वो हमें अच्छी तरह से मदद यहाँ पे मिल सकती है। जिनके बगीचे में अभी मतलब दिन कम हुए हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं दिख रही तो उनके यहाँ पे स्पुरद और पॉलिश की आप पहले रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कीजिए। साथ ही साथ में कैल्शियम बोरोन ऑफ स्प्रे और ड्रिप से दीजिए।
स्पिरोधोरोपाला स्प्रे और ड्रिप से दीजिए। और रूट की स्थिति आप पहले देखिए, न्यूट्रिएंट अपटेक हो रहा है कि नहीं है आप देखिए। ड्रिप से आप ये छोड़ सकते हैं, अनार्किंग नर्व से छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, लेकिन सल्फर भी जो है वो आप अगर ड्रिप से देते हैं तो उसके भी रिजल्ट जो है आपको फ्लावरिंग स्टेज में अच्छी तरह से आपके यहाँ पे दिखेंगे। दूसरा इसमें जो इशू आता है फ्लावर ड्रॉपिंग का, मतलब फूल तो दिखना चालू हो गया लेकिन फ्लावर ड्रॉपिंग जो है वहाँ पे हमें दिख रही है। तो फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए ये वीडियो जो है हमने यूट्यूब पे, आप जब हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपको ये वीडियो दिखेगा कि फ्लावर ड्रॉपिंग रिगार्डिंग ये वीडियो है। हिंदी में भी एक वीडियो है तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें 43,000 लोगों ने ये देखा है, किसानों ने ये देखा है। तो इसमें डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, आधे घंटे का ये वीडियो। तो फ्लावर ड्रॉपिंग का जिन किसानों को इशू है तो ये वीडियो जो है वो आपको देखना है। अभी यहाँ पे एक और इशू आ रहा है कि थ्रिप्स और जो सकिंग पेस्ट है तो उनका अटैक जो है वो बढ़ रहा है। तो ये अटैक थ्रिप्स का आपको कंट्रोल करना है, सकिंग पेस्ट का आपको कंट्रोल करना है, तो आप पहले आपके पानी का पीएच चेक कीजिए। मैंने हर बार बहुत सारे किसानों को बताया, बहुत सारे किसान अभी फॉलो भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं कोई मॉलिक्यूल पीएच कम करने के लिए। तो आपको पीएच 7 करना बहुत ज़रूरी है जब आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लेते हैं। मतलब फंगिसाइड का भी स्प्रे आप लेते हैं तो उस टाइम भी 7 होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इंसेक्टिसाइड का अगर हम स्प्रे लेते हैं तो इंसेक्टिसाइड के स्प्रे के लिए हमें जो है वो 7 का पीएच करना है। अगर हम 7 का पीएच उसमें करते हैं तो हमें अच्छी तरह से कंट्रोल जो है उसमें हम मिलेगा। लेकिन हमने ये पीएच हमारे पानी का 8 है, 8.5 है, 9 है, तो हमें अच्छी तरह से कंट्रोल जो है वो इंसेक्टिसाइड का यहाँ पे नहीं मिलेगा। इंसेक्टिसाइड का अगर आपको अच्छी तरह से रिजल्ट चाहिए तो आपको पहले पानी का पीएच जो है वो 7 करना है। आप एक बार करके देखिए, आपको मैं क्या बता रहा हूँ इसका एक एक्सपीरियंस जो है वो आपको खुद ब खुद आ जाएगा। तो पीएच 7 करके इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए, ये आपको अच्छी तरह से कंट्रोल उसमें मिलेगा। साथ ही साथ में आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि थ्रिप्स कितना है हमारे बगीचे में, और मेल और फीमेल फ्लावर की संख्या कितनी है। मतलब शुरुआत में क्या होता है कि हमें कम से कम थ्रिप्स दिखना चालू हो जाता है और हम शुरुआत में हाईएस्ट मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं। मतलब हमने स्पिनटॉर लगा दिए, बेनिवे लगा दिया, और शुरुआत में अगर हम इतना हाईएस्ट मॉलिक्यूल मारते हैं तो बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है थ्रिप्स की, तो उसमें जो है वो कंट्रोल नहीं मिलता, उसका रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे डेवलप हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी 90% हमारे बगीचे में मेल फ्लावर रहते हैं और हम हाईएस्ट मॉलिक्यूल उसमें स्प्रे कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा खर्चा उसमें कर देते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि ये सारा मेल फ्लावर था और 90% मेल फ्लावर था वो गिर गया है, और साथ ही साथ में हमने जो 2-4 लाख का खर्चा किया था वो भी गिर गया। ऐसा भी जो है हमें एक्सपीरियंस आता है। तो हमें पहले देखना चाहिए कि थ्रिप्स कितना है हमारे बगीचे में। अगर थ्रिप्स कम है तो आप शुरुआत में लोएस्ट मॉलिक्यूल जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इमिडा है, एक्ट्रा है, रिजेंट है, मार्शल है, स्पिनटॉर है, नीम ऑयल है, या फिर ऐसे ऐसे जो मॉलिक्यूल है वो आप शुरुआत में इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद अगर आपको दिख रहा है कि फीमेल फ्लावर की संख्या ज़्यादा है, थ्रिप्स मुझे कंट्रोल नहीं हो रहे, तो उसके बाद जो है वो हाईएस्ट मॉलिक्यूल यूज़ कीजिए। और इस तरह से अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको अच्छी तरह से कंट्रोल मिलेगा और खर्चा भी जो है वो आपका बचेगा। आपने अगर शुरुआत में हाईएस्ट मॉलिक्यूल उसमें लगा दीजिए, स्प्रे कर लिए, और वो बाद में थ्रिप्स बढ़ गए तो वो किससे भी कंट्रोल नहीं होते और आपके यहाँ नुकसान होता है। और जैसे मैंने बताया, आपको मालूम ही नहीं कि मेल है या फिर फीमेल फ्लावर है, 90% मेल फ्लावर है और आपने ये सारे हाईएस्ट मॉलिक्यूल उसमें स्प्रे कर लिए, कॉस्टली मॉलिक्यूल आपने उसमें स्प्रे कर लिए, तो आपका खर्चा जो है उसमें वेस्टेज आ जाता है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, टाइमली मैनेजमेंट उसको आपको करना पड़ेगा। शुरुआत में अगर थ्रिप्स दिखते हैं तो लोएस्ट मॉलिक्यूल से शुरुआत करिए, हाईएस्ट मॉलिक्यूल तक जाइए, और टाइम टू टाइम मैनेजमेंट उसमें रखिए। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पत्ती दिख रही है, बारीक बारीक फूल दिख रहे हैं, लेकिन हम थ्रिप्स का स्प्रे ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे किसान ऐसे करते हैं कि जब तक सेटिंग ना हो जाए तब तक स्प्रे ही ना, मतलब अच्छे मॉलिक्यूल भी इस्तेमाल नहीं करते। ये मॉलिक्यूल भी आपको कम कॉस्ट में जो है, मैंने जो नीचे लिखे हैं वो मिल जाएंगे। आपको कैनोपी भी अच्छी तरह से रखनी है। अगर कैनोपी थ्रिप्स के कारण खराब हो जाती है, उसमें कर्लिंग आ जाती है, वो सीधी नहीं रहती, फ्रेश नहीं रहती, तो उसमें भी आपको जो निकलने वाला, मतलब कैनोपी खराब हो गई तो निकलने वाले फूल के
क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। और जो बारीक बारीक फूल निकलते हैं उसको अगर थ्रिप्स शुरुआत अवस्था में उसको डैमेज कर लेते हैं तो वो गिर जाते हैं, वो हमें दिखते भी नहीं और हम कहते हैं कि अभी तक फ्लावरिंग ही नहीं निकली। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको जो मैंने नीचे मॉलिक्यूल बताया है तो वो आपको हफ्ते में एक आधा बार इसके स्प्रे जो है वो आप लीजिए। और जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि फीमेल फ्लावर है, अच्छी तरह से 90% तक फीमेल फ्लावर है, थ्रिप्स अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है ये नीचे दिए हुए मॉलिक्यूल से, तब उस टाइम जो है वो हाईएस्ट मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप जाते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। और इसमें 4R प्रिंसिपल जो मैंने बताया कि गो फ्रॉम लोअर टू हायर, जो कम मतलब जिसका स्ट्रॉन्गनेस है तो वहाँ से शुरुआत कीजिए और हाईएस्ट जाइए। पहले आपने हाईएस्ट मार लिया और उससे जो बच गए वो किससे भी कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, आप कितना भी मारिए उसको। तो आपको जो है लो स्टेज से लेकर हाई स्टेज तक जाना है। राइट सोर्स, राइट रेट, राइट टाइम एंड राइट प्लेस, ये 4 चीज़ें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कौन सा आप मॉलिक्यूल का चयन करते हैं, वो कितनी क्वांटिटी में लेते हैं। अगर आपको एक आधा पेस्टिसाइड का एक आधे कंपनी ने बता दिया है कि ये 360 ml आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है तो आपको उसी ही रेट में मारना है। आपने उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ले लिया, उसका रेट ज़्यादा ले लिया, या फिर आपने कंपनी ने बताया है आपको ml के हिसाब से, आप ले रहे हैं पर लीटर के हिसाब से, और उसमें क्या होगा कि बाद में जो है वो थ्रिप्स यहाँ से बच जाते हैं तो वो कंट्रोल नहीं होते। राइट टाइम पे जो है हमें स्प्रे करना है। मतलब मैंने जैसे बताया कि जो नए पत्ती निकल रहे हैं, बारीक बारीक फूल निकल रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको भी स्प्रे करना है। आपने टाइम यहाँ पे चुका दिया तो फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। और राइट प्लेस जो है मतलब कवरेज भी हमें अच्छी तरह से कंट्रोल करना है। मतलब अच्छी तरह से पूरे पौधे के ऊपर हम कंट्रोल स्प्रे करते हैं तो अच्छी तरह से कवरेज भी हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में लेनी होगी कि राइट पेस्टिसाइड जो है, इंसेक्टिसाइड जो है, उसका चयन हमें करना है। राइट रेट में उसे लेना है, जो कंपनी ने हमें बताया उसी रेट में हमें लेना है, उसमें ज़्यादा हम कम ज़्यादा नहीं करना। राइट टाइम पे हमें लेना है। जो पौधे की कंडीशन है, फ्लावरिंग में आ रहा है तो उस टाइम हमें उसको वीकली स्प्रे करना है। और राइट प्लेस मतलब अच्छी तरह से कवरेज मिले तो इस हिसाब से हमें स्प्रे करना है। और वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो हमें कंट्रोल करनी है। जितनी कम वेजिटेटिव ग्रोथ रहेंगी उतनी सकिंग पेस्ट कम रहेगी, और जितना वेजिटेटिव ग्रोथ रहेगा उतना सकिंग पेस्ट ज़्यादा रहेगा। तो वेजिटेटिव ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो उस हिसाब से आपको जो है वेजिटेटिव ग्रोथ कंट्रोल करते हैं तो सकिंग पेस्ट का भी आपको कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएगा। और जो स्ट्रेस के बारे में मैंने बताया है कि स्ट्रेस जो क्लाइमेटिक स्ट्रेस आ रहा है कि दिन में धूप बढ़ रही है, रात को ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो उस कारण पौधे में जो स्ट्रेस डेवलप होता है तो उस कारण जो है फूल की ड्रॉपिंग हो सकती है। तो उस टाइम पे हमें स्ट्रेस रिलीव करने के लिए सिलिकॉन है, ट्राइकंटेनॉल जैसे मॉलिक्यूल है, इनका 15 से 20 दिन में हमें स्प्रे करना है तो उसके रिजल्ट जो है हमें अच्छे तरह से मिलेंगे। साथ ही साथ में हमें, मैंने जैसे शुरुआत में बता दिया, उस अनुसार जो पानी का नियोजन है वो हमें अच्छी तरह से करना है। जैसे धूप बढ़ती है हमें पानी बढ़ाना है, जैसे धूप कम हो जाती है या फिर जैसे धूप कम हो जाते हैं या फिर क्लाउडी एनवायरनमेंट बन जाता है उस टाइम हमें जो है वो पानी कम करना है। जब स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि क्लाउडी एनवायरनमेंट जब हो जाता है या फिर बारिश जब हो जाती है तो हमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि पौधों को न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है। तो उस टाइम अगर हम बैक्टीरिया का अच्छा इस्तेमाल कर देते हैं तो न्यूट्रिएंट पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। मतलब गीले सॉइल में अगर बैक्टीरिया के कारण उसमें क्या होता है कि अच्छा तरह से सॉइल का स्ट्रक्चर बन जाता है, रूट अच्छी तरह से बन जाती है, रूट अच्छी तरह से डेवलप होती है तो अपटेक अच्छी तरह से होता है, और अपटेक अच्छी तरह से होता है तो पौधे का काम जो है वो अच्छी तरह से चलता है। तो उस टाइम बैक्टीरिया का यूज़ हमें अच्छी तरह से करना है। और जब ऐसा वर्स्ट कंडीशन है कि ज़मीन में पानी जो है वो पानी भरा हुआ है, पौधे को न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, ज़्यादा पानी हमारे ज़मीन में जमा है, तो उस टाइम जो है हमें स्प्रे से न्यूट्रिएंट की उपलब्धता पौधे को करनी है। स्प्रे से हमें कुछ न्यूट्रिएंट अगर हम उसको देते हैं तो उसको इमीडिएटली रिलीफ जो है वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको स्ट्रेस में फॉलो करनी है। मार्केट का रेट का जो है हम टाइम टू टाइम
यहाँ पे दे देते हैं। तो ये मार्केट का रेट का एक स्लाइड यहाँ पे आ गया है। तो इस रिगार्डिंग जो मार्केट में क्या रेट रहेंगे अभी फरवरी के बाद या फिर मार्च और अप्रैल में, तो इस रिगार्डिंग हम जल्दी ही आपको वीडियो के माध्यम से जो है वो अपडेट कर देंगे। ये एक स्लाइड था कि अनार खेती की उपलब्धियाँ गुजरात और राजस्थान में क्या है कि महाराष्ट्र में अभी प्लांटेशन कम है, डिमांड महाराष्ट्र के अनार को ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई कम आ रही है, इसलिए महाराष्ट्र में रेट ज़्यादा है। ये सारी चेन आप समझ के लीजिए कि प्लांटेशन अभी कम हो रहा है, डिमांड ज़्यादा अभी बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रहा है महाराष्ट्र से, तो इसलिए रेट ज़्यादा मिल रहा है। आज भी महाराष्ट्र में 100 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा रेट जो है वो किसानों को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी पौधे बचाने की बहुत ज़रूरत है। जो किसान अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे किसान हमारे यहाँ है कि अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, और अच्छी प्रैक्टिसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो पौधे आपके जरूर बचेंगे। अगर आप उसमें कुछ शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे तो आपके यहाँ पौधे नहीं बच सकते। आपको प्रॉपर प्रैक्टिसेस ही फॉलो करनी पड़ेंगे। आपको ए से लेकर जेड तक जाना होगा, तब जाकर जो है आप अनार खेती में सक्सेस होंगे। आपने शुरुआत बीच में ही कहाँ से शुरुआत कर दी तो बाद में जो है आपको जो है मतलब वहाँ पे पौधे बचने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। आने वाले सभी साल अनार खेती में महाराष्ट्र के लिए तो प्रॉफिटेबल है। गुजरात और राजस्थान के किसानों को क्या ध्यान देना है, तो उनके यहाँ प्लांटेशन ज़्यादा है, थोड़ी सी डिमांड कम है, लेकिन सप्लाई ज़्यादा आ रहा है। अभी पिछले महीने से थोड़ा सा सप्लाई कम हो गया, इसलिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि सप्लाई ज़्यादा आ गया। मतलब आपने नवंबर में देखा होगा कि यहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा, डिमांड कम थी, लेकिन सप्लाई जो था नवंबर में बहुत ज़्यादा था, इसलिए किसानों को नवंबर में रेट कम मिल रहे थे, और 30 से लेकर 70 तक रेट जो है गुजरात के किसानों को मिल रहे थे। अभी जनवरी के बाद जो है वो रेट बढ़ना चालू हो गए गुजरात और राजस्थान में, लेकिन गुजरात और राजस्थान में क्वालिटी और साइज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना है, और अर्ली और लेट हार्वेस्ट के ऊपर आपको ध्यान देना है। आप फ्लो में आ जाएंगे तो आपको जो है वो रेट कम मिलेंगे। मतलब जहां आपका सीजन चालू हो रहा है अनार का, तो शुरुआत में अगर आप आ जाते हैं आपके अनार हार्वेस्टिंग के लिए, तो आपने देखा होगा कि जिन किसानों के सितंबर में थे या फिर अगस्त में थे तो उनको रेट ज़्यादा मिला, या फिर जिन किसानों के अभी लेट है मतलब जनवरी में है, फरवरी में, तो उनको भी रेट ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन बीच फ्लो में अगर आप आते हैं, मतलब एक किसान ने इथरेल मारा तो पूरा गांव इथरेल मार देता है, तो आपको जो है थोड़ा सा उसमें कम ज़्यादा, मतलब क्या होता है टनेज थोड़ा सा कम ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपको रेट की गारंटी जो है वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। मतलब आपको अर्ली में आना है या फिर लेट में आना है, तो इसके ऊपर जो है आपको ध्यान देना है। तो ये सारा प्रेजेंटेशन जो है वो हमने यहाँ पे कवर किया है। मैं रिवाइज इसमें कर देता हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम जो है सही पत्तेझड़ न होती है तो 30-30-30 का रूल फॉलो कीजिए। अच्छी तरह से स्ट्रेस, अच्छी तरह से रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट और बाकी के इथरेल से स्प्रे, ये 30-30 का रूल अगर आप फॉलो करते थे तो इसमें आपको अच्छी तरह से पत्तेझड़ मिलेगी। इथरेल मारने से पहले बगीचा लीक ना हो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। क्लीन एनवायरनमेंट में आप जो है इथरेल मारिए, सही समय पे गड्ढे लीजिए, रूट तोड़िए। लिफ की रफनेस, इथरेल मारने से पहले रिप में कितना रफनेस है, इसमें कितनी उसकी एज है, उस अनुसार अगर आप इथरेल मारते हैं। मतलब क्या होता है कि जनवरी में मुझे इथरेल मारना है, पत्ती थोड़ी सी यंग है, अगर मैं 1 महीना रुक जाता हूँ तो वो अच्छी तरह से रफ होगी, बाद में मैंने इथरेल मार दिया तो अच्छी पत्तेझड़ होगी। लेकिन मैंने जनवरी में मैंने देखा कि पत्ती थोड़ी सी न्यू है, उसमें थोड़ा सा रफनेस कम है, और मैंने इथरेल ज़बरदस्ती उसको इथरेल मारा तो पत्ती गिरेगी नहीं, फिर से नई पत्ती निकलेगी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी, फिर से मुझे 2 महीने रुकना पड़ेगा, तब जाकर पूरी पत्ती मैच्योर होगी। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा और रुके, उसको और थोड़ा सा स्ट्रेस के स्प्रे मारे, रेस के स्प्रे मारे, उसको मैच्योर कीजिए और बाद में जो है वो हमें इथरेल मारे। आप जो है वो ज़्यादा उसमें जल्दबाजी मत कीजिए। ज़्यादा जल्दबाजी आपने की तो आपका जो है मतलब अच्छी तरह से पत्तेझड़ उसमें नहीं मिलेगी। तो 30-30-30 का रूल, स्ट्रेस, रूट तोड़ना, क्लीन एनवायरनमेंट, 45 से 60 दिन का स्ट्रेस ऑलरेडी, रफनेस आपको ध्यान में लेना है। ज़्यादा बार आपको इथरेल नहीं मारना, अगर नहीं होती इथरेल तो रुक के लीजिए, 1 महीना थोड़ा सा स्प्रे कीजिए, बाद में इथरेल मारिए। बार बार 4-5 दिन के इथरेल मारेंगे अंतराल से वो काड़ी को वो डैमेज कर देगा। वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा मिल रही है तो रेस्पिरेट का मैनेजमेंट पहले अच्छी तरह से कीजिए,
वो रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट अगर अच्छी तरह से करते हैं तो इसमें जो है वो आपको इसमें जो है कम से कम वेजिटेटिव ग्रोथ मिलेगी। पानी का नियोजन अच्छी तरह से कीजिए, कम ज़्यादा पानी मत कीजिए, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे, कभी 1.5 घंटा, कभी आधा घंटा, ऐसा मत कीजिए। 10-15 मिनट इधर उधर चलेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं। शुरुआत से लेकर इथरेल से लेकर सेटिंग तक हमें टाइम टू टाइम मैनेजमेंट करना है। वातावरणीय बदल अनुसार, मतलब धूप बढ़ती है, पानी बढ़ाना है 10-15-20 मिनट से, और वातावरण खराब हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, तो पानी कम करना है 10-15-20 मिनट से। फास्फोरस पोटेश जो है वो हमें ड्रिप से देना है। वेजिटेटिव ग्रोथ निकलती है तो रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना है, पानी नियोजन देना है, स्पुरद और पलाश की पूर्ति करनी है। हाथों से वाटर सेट निकालना है, हाथों से निकालने के बाद भी आती है तो 52-34 या फिर टिल्ट का स्प्रे लगाना है, फिर भी आता है, फिर प्लानोपिस का लगाना है। दिखने ही नहीं चाहिए वाटर शॉट मेरे बगीचे में, इसलिए मैंने पहले ही प्लानोफिक्स लगा दिया, तो वो आपके फ्लावरिंग को जो है वो स्ट्रोक उसमें कम रखेगा। इसमें जो है आपको फुल का स्ट्रोक जो है वो अच्छी तरह से नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा क्लॉकवाइज जाइए, एंटी क्लॉकवाइज मत जाइए। अच्छी तरह से ये ऐसा स्ट्रोक आपको चाहिए तो पहले वाटर शॉट आपको हाथ से निकालने होंगे, बाद में जो है वो टिल्ट का वगैरह स्प्रे आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने फूल दिखा है ये रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट का परिणाम है। अच्छी तरह से रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट करते हैं, स्टोरेज अच्छी तरह से करते हैं काड़ी में, तो फूल का स्ट्रोक भी अच्छा निकलता है। तो रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट अच्छा करिए। पतझड़ तक फ्लावरिंग नहीं निकल रही तो आप अंदाजा लीजिए कि अभी निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी। 30-60 डेज के ऊपर अगर हो गए हैं तो रुक के लीजिए, बाद में इथेनॉल फिर से स्प्रे कीजिए। आपको अगर दिख रहा है चांसेस है इसमें कि नहीं अभी निकल सकती है, अच्छी तरह से लोड हो सकता है बगीचा, तो आप जो है वो कंटिन्यू कीजिए। स्पुरद और पलाश की पूर्तता वीकली कीजिए, हर हफ्ता में उसको दीजिए। रूट की स्थिति देखिए, जब तक रूट नहीं है तब तक आप कितना देते हैं, कितना कॉस्टली देते हैं उसके कुछ मायने नहीं, क्योंकि जब तक रूट ना है तब तक न्यूट्रिएंट का अपटेक नहीं होगी, और जब तक अपटेक नहीं होगी तब तक आपको जो है पौधे में कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो रूट होना बहुत ज़रूरी है। रूट अगर होते हैं तो न्यूट्रिएंट अपटेक होगा, और इसके लिए आप ये अनार किंग नवसंजीवनी जो हमारे माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में या फिर गुजरात और राजस्थान में जाता है, तो इसका भी इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। कैल्शियम और बोरोन की उपलब्धता हर महीने में आपको करनी है स्प्रे और ड्रिप से। फ्लावर ड्रॉपिंग का मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, लेकिन ये वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सकिंग पेस्ट अगर आपको कंट्रोल करनी है तो 7 का pH मस्ट है। मेल फ्लावर है या फिर फीमेल फ्लावर है ये देखिए, और बाद में हाइस्ट मॉलिक्यूल यूज कीजिए। शुरुआत में थ्रिप्स कम दिख रहे हैं तो कम स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल मारिए, और जैसे जैसे थ्रिप्स आपको दिखना चालू हो जाते हैं तो वैसे वैसे हाईएस्ट मॉलिक्यूल मारिए। टाइमली मैनेजमेंट उसमें कीजिए। 4R प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है कि अच्छा पेस्टिसाइड का चयन करना, अच्छे रेट में उसको स्प्रे करना, अच्छे टाइम पे आपको स्प्रे करना, और पूरी तरह से स्प्रे कवरेज आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। इमिडा, एक्ट्रा, रिजेंट, मार्शल, स्पिंटर, सोलोमन, ऐसे बहुत सारे पेस्टिसाइड जो है वो शुरुआत में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में जो है वो आप हाइस्ट मॉलिक्यूल मार सकते हैं। कंट्रोल वेजिटेटिव ग्रोथ, जितना वेजिटेटिव ग्रोथ आप अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे उतना कम थ्रिप्स जो है आपको बगीचे में दिखेंगे। जब क्लाइमेटिक स्ट्रेस आता है तो आपको सिलिकॉन ट्राइकोडोनल के स्प्रे हर 15-20 दिन से अगर आप लेते हैं तो अच्छा रहेगा। पानी का नियोजन क्लाइमेट के अनुसार कीजिए। धूप बढ़ती है पानी बढ़ाइए, धूप कम होती है बारिश की स्थिति बन जाती है तो पानी कम कीजिए। जब जमीन ज़्यादा गीली है तो उस टाइम बैक्टीरिया का यूज़ कीजिए, तो उस टाइम जो है रूट अच्छी तरह से चलेंगे, न्यूट्रिएंट अपटेक जो है वो आपको अच्छी तरह से मिलेगा, और पौधा में जो है वो फुल का स्ट्रोक वगैरह और ग्रोथ जो है वो आपको अच्छी तरह से मिलेगी। जब ज़्यादा ज़मीन गीली है और न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं हो रहे तो उस टाइम स्प्रे से न्यूट्रिएंट की उपलब्धता रखी है। मार्केट के रेट हम बताते रहते हैं, तो उस अनुसार जल्दी ही वीडियो अपलोड होगा। ये कुछ मैंने बताया महाराष्ट्र और गुजरात का डिफरेंस। तो ये सारा प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। तो इसमें अगर आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और जो हमने आज का ये वीडियो बनाया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अनार उत्पादक किसानों तक ये जो वीडियो आप शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल का जो मैंने बताया आपको तो वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसमें जो है सब्सक्राइब के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछ सकते हैं। जो किसान हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो वो आप कमेंट बॉक्स में आपका नाम नंबर लिखिए, आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो
ये सारी चीज़ें जो है वो आप ध्यान में लीजिए है। और इस रिगार्डिंग जो दूसरा वीडियो जो है पार्ट 3 हमारा अंबिया बहार का, तो वो जल्द से जल्द हमारे चैनल पे अपलोड किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए, और कमेंट में मुझे वीडियो में आपको कुछ सवाल है या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आए तो ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।